हो सकता है, लेकिन उसका संगठन अच्छा हो, उसका प्रशासन अच्छा हो, उनका प्रबंधन अच्छा हो। कौन से साधन? लेकिन हम यहाँ तो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स की हम तो यहीं पर फोकस कर रहे हैं ना, जीविका का साधन है। तो जीविका 4 प्रकार के व्यवसाय होते हैं, यानी आज तो हम 5म प्रकार के व्यवसाय भी हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारे पास में नई टेक्स्ट बुकें आ रही हैं। प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय और 5म व्यवसाय। हम इन 5 प्रकार के व्यवसायों की आपसे बात कर रहे हैं मुख्य रूप से। जब हम इन 5 प्रकार के व्यवसायों की बात करते हैं, क्या इन व्यवसायों के प्रति यानी इनका उपयोग करने के प्रति उनका प्रबंधन, उनका मैनेजमेंट कैसा है, क्या जो स्टाफ काम कर रहा है, क्या इन साधनों पर इनके लिए काम कर रहा है, क्या उनका संगठन कैसा है और उनका प्रशासन कैसा है, क्या कुशल प्रशासन है या क्या उनका प्रशासन अच्छा नहीं है। तो ये डिपेंड करता है किस पर? ये प्रशासन को ही हम क्या कहते हैं? इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। यही शब्द हमारे पास में क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था के नाम से जाना अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इसी को ही हम क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला फैक्ट है विविध आर्थिक पक्षों का विविध आर्थिक पक्षों का विविध आर्थिक पक्षों का भौगोलिक अध्ययन मानव की एक विशिष्ट शाखा, यानी मानव की एक स्पेशल ब्रांच, आर्थिक भूगोल एक विशिष्ट शाखा, आर्थिक भूगोल इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमिक ज्योग्राफी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? देखिए, विविध आर्थिक पक्षों का भौगोलिक अध्ययन, यानी विविध आर्थिक पक्ष यानी वेरिएशन प्रकार के इकोनॉमिक फैक्टर, उनके मैं आपसे बात कर रहा हूं कि विभिन्न प्रकार के जो आर्थिक पक्ष हैं, कौन से पक्ष हैं? विभिन्न प्रकार के जो आर्थिक पक्ष हैं, मैं उन आर्थिक पक्षों की आपसे बात कर रहा हूं। मैंने मानव को जहां से क्या प्राप्त हो रहा है? मानव को जहां से आजीविका प्राप्त हो रही है, मानव को जहां से विभिन्न प्रकार के जो रोजगार के साधन हैं, उन रोजगार के साधनों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की जो आजीविका प्राप्त होती है, उस आजीविका की मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं। उस आजीविका की यदि मैं आपसे बात करूं तो कौन सी? जैसे कृषि के द्वारा विविध आर्थिक पक्ष है, यानी उसको आर्थिक पक्ष मजबूत हो रहा है, कृषि का कार्य कर रहा है तो उसके द्वारा उसको मनी यानी अर्थ संबंधी पक्ष मजबूत हो रहा है। मानव खनन का कार्य करता है तो उसका आर्थिक पक्ष मजबूत होता है। मानव पशुचारण का कार्य करता है और वो भी कॉमर्शियल स्तर पर लिव स्टॉक कर रहा है, पशुपालन कर रहा है, यानी कॉमर्स व्यावसायिक स्तर के मैं बात कर रहा हूं आपसे। इसके अलावा मैं आपसे बात करूं
कि मानव लकड़ी काटने का कार्य कर रहा है व्यावसायिक स्तर पर, तो मानव का आर्थिक पक्ष है। तो आर्थिक पक्षों का भौगोलिक अध्ययन, अर्थात जब आप मैं यहाँ पर, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है मैं जिसकी आपसे बात करना चाह रहा हूँ। आप देखिए, यानी आर्थिक पक्षों का कौन सा अध्ययन है? भौगोलिक अध्ययन। देखिए, यदि एक व्यक्ति खनन का कार्य करता है, यदि एक व्यक्ति कृषि का कार्य करता है, यदि एक व्यक्ति खनन का कार्य, कृषि का कार्य, इसके साथ साथ यदि एक व्यक्ति के द्वारा पशुपालन का कार्य किया जाता है, यदि एक व्यक्ति के द्वारा पशुपालन का जो कार्य किया जाता है, उसी कार्य के साथ साथ यदि और विभिन्न प्रकार के अन्य कार्य किए जाते हैं, तो जब वो कार्य करता है, जब वो कार्य करता है और वह कार्य जिसमें शारीरिक श्रम अधिक होता है, अर्थात जिसमें शारीरिक श्रम अधिक होता है, जैसे खनन है, जैसे पशुपालन है, जैसे मछली पालन है, जैसे लकड़ी काटना है, जैसे कृषि है, तो वह एक व्यवसाय में शामिल हो गया। और मैं उस व्यवसाय की बात करूं, अरे तो व्यवसाय तो किसका अध्ययन है? व्यवसाय तो भूगोल का अध्ययन है ना। लेकिन उसके द्वारा जो हमारा पक्ष मजबूत हुआ वो अर्थ का पक्ष मजबूत हुआ। तो अर्थ का पक्ष मजबूत हुआ तो इकोनॉमिक्स का विषय बन गया। यदि हम आर्थिक पक्ष की बात करूंगा, मैं इकोनॉमिक, यदि मैं एक्सेप्टेड की बात करूंगा, मैं एलिमेंट्स की बात करूंगा, जहां हमारे को पैसा संबंधी पक्ष मजबूत हो रहा है, यदि मैं उसकी बात करूं तो वो ये इकोनॉमिक्स का पक्ष है। और इसी के साथ साथ यदि वो व्यवसाय के रूप में, ऑक्यूपेशन के रूप में आता है, यदि वो ऑक्यूपेशन के रूप में शामिल हो रहा है, तो वह ज्योग्राफी का विषय हो गया। मैं उसको ज्योग्राफिकल स्टडी के रूप में शामिल करूंगा। ठीक है ना? आपकी ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। मेरा समझाने का मीन्स ऐसा है, मेरा कहने का मीन्स ऐसा है, मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं आपको कि विविध आर्थिक पक्षों का, यानी ऐसे पक्ष जिनको संपादित करने से मानव को आय की प्राप्ति होती है, अर्थात तो आय का इसका मतलब मानव कार्य करेगा, तो उन कार्यों को जो उसकी क्षमता के अनुसार किए जाते हैं। मान लीजिएगा मानव कोई अध्यापन का कार्य करवाता है, तो अध्यापन के कार्य को मैं तृतीयक व्यवसाय में लेकर के जाऊंगा, चाहे वह व्यक्ति किसी राजकीय सेवा में नियोजित है, चाहे वह व्यक्ति किसी निजी सेवा में नियोजित है, लेकिन वह अपनी बौद्धिक क्षमता के द्वारा कार्य करवा रहा है, तो वह पैसे कमाने का कार्य कर रहा है, वह अपने समय को कंज्यूम कर रहा है, अपने समय को खर्च कर रहा है, यानी समय खर्च करके उन विद्यार्थियों की जो पढ़ाई संबंधी जो स्टडी मटेरियल है वो उन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। तो समय खर्च किया और पैसे कमाए, तो वहां तक तो उसका आर्थिक पक्ष हो गया। अब यदि मैं इसको व्यवसाय के साथ ले जाकर के उसका संबंध तालमेल बिठा दूं, तो वह भौगोलिक अध्ययन में जाकर के शामिल हो गया। तो पढ़ाना संबंधी कार्य, अध्यापन यानी पठन पाठन करवाना संबंधी कार्य कौन से व्यवसाय में आता है? भूगोल की तृतीयक व्यवसाय में शामिल होता है। मानव की एक विशिष्ट शाखा, यानी मानव की एक विशिष्ट शाखा कौन सी? मानव की एक जो स्पेशल जो ब्रांच है, मैं उस स्पेशल ब्रांच की बात करूं तो मेरे पास में कौन सी ब्रांच आई? वह आई इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जिसमें कृषि, जिसमें पशुपालन, जिसमें खनन, जिसमें मछली पालन, जिसमें लकड़ी काटना, जिसमें शिकार करना आदि सभी शामिल होते हैं। तो इस प्रकार की ब्रांच को हमने इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी या आर्थिक भूगोल के नाम से संबोधित किया। अगला फैक्ट है, अगला फैक्ट हमारे पास में आता है कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत यानी आर्थिक जो भूगोल है, इस आर्थिक भूगोल के अंतर्गत, भूगोल के अंतर्गत विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का
विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का यानी विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का क्या, विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का वितरण। कौन सा, विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का, एक तो क्या शामिल किया जाता है इसमें, विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का वितरण को शामिल किया जाता है। और वितरण के साथ साथ ही किसको शामिल किया जाता है, उसके उत्पादन विनिमय, उत्पादन वितरण यानी उसके उत्पादन वितरण के अंतर्गत विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का वितरण उत्पादन विनिमय व उपभोग को शामिल किया जाता है। किसको शामिल किया जाता है, यानी आर्थिक भूगोल के। अब हम आर्थिक भूगोल पर आ गए हैं। इतने देर के तो हम किसकी बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की। अब हमने उस अर्थव्यवस्था को भौगोलिक अध्ययन ज्योग्राफिकल स्टडी के साथ जोड़ा है। प्यारे विद्यार्थियों, आप इस टर्म को पकड़ने का प्रयास करिए आप लोग। अब हमने बात कर लिया भौगोलिक अध्ययन, आर्थिक पक्षों का संबंध किसके साथ बिठा दिया, भौगोलिक पक्षों के साथ, भौगोलिक अध्ययन के साथ बिठाया है। तब जाकर के ये कौन सी शाखा बन गई, तब जाकर के ये आर्थिक भूगोल बन गया। तो हम यहाँ पर आपसे बात करना चाह रहे हैं, कौन सी, हम आपसे बात कर रहे हैं कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का वितरण, उनका बंटवारा, यानी आर्थिक का बंटवारा यानी आवश्यकता के अनुसार वह वस्तुएं वहां पर पहुंचनी चाहिए। एक ही स्थान पर वस्तुओं का केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, वस्तुओं का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। यानी मैं आपसे क्या बात करना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ कि वस्तु का वितरण, तो वितरण का मतलब वस्तु का बंटवारा, तो बंटवारा संबंधी जो बात आती है वह भी किसका विषय है, वो भी इकोनॉमिक ज्योग्राफी का विषय। मांग के अनुसार वस्तु का बंटवारा, उत्पादन कि उस वस्तु का उत्पादन का जो हमारे को जानकारी मिलती है वह भी आर्थिक भूगोल का विषय है कि किस वस्तु का उत्पादन किस एक कृषि वर्ष में कितना उत्पादन हुआ है, खनिज वर्ष में किस खनिज का कितना उत्पादन हुआ है, अर्थात उसका उत्पादन, उसका विनिमय यानी उसका आदान प्रदान, एक के बदले में दूसरी वस्तु का आदान प्रदान, यानी रुपए के बदले में वस्तु का आदान प्रदान, उस वस्तु के मूल्य को आंकना और आंक करके यानी उसका पैसे के साथ संबंध स्थापित करके उसका विनिमय करना, उसका एक्सचेंज करना, अर्थात उसकी अदला बदली करना। प्राचीन काल में जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तो उस समय क्या किया जाता था, उस समय यह किया जाता था कि उस समय वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन होता था और उसके बाद में धीरे धीरे जब मुद्रा का विकास हुआ
तो मुद्रा के विकास के साथ साथ यदि हम आपसे बात करते हैं तो हमारे पास में बात यह आती है कि फिर धीरे धीरे वस्तु का विनिमय होने लगा, यानी रुपए के बदले वस्तु को खरीदना, उसको हम एक्सचेंज कहते हैं, आदान प्रदान कहते हैं। ठीक है जी। अगला उसका कंज्यूम करना, उसका उपभोग करना, यानी उपभोग करना, वस्तु का विनिमय करना, वस्तु का उत्पादन करना और वस्तु का उत्पादन मांग के अनुसार। इस प्रकार की जो जानकारी हमारे को जिस शास्त्र में उपलब्ध होती है उसको हम आर्थिक भूगोल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? आर्थिक भूगोल के नाम से जानते हैं। आर्थिक भूगोल हमें जनसंख्या वितरण, अगला फैक्ट है आर्थिक भूगोल हमें जनसंख्या वितरण, आर्थिक भूगोल हमें क्या? आर्थिक भूगोल हमें जनसंख्या वितरण, कृषि, व्यापारिक दशाओं, कृषि, व्यापारिक दशाओं, उद्योगों का स्थानीयकरण, उद्योगों का क्या? उद्योगों का स्थानीयकरण, विकास एवं यातायात के विभिन्न मार्ग, स्थानीयकरण, विकास एवं यातायात के क्या? एवं यातायात के विभिन्न मार्ग, श्रम विभाजन आदि के श्रम विभाजन आदि के सुनियोजित, आदि के यानी सुनियोजित ढंग से संचालन एवं विकास, सुनियोजित ढंग से संचालन एवं क्या? संचालन एवं विकास के बारे में मार्गदर्शन कराता है। के बारे में क्या करवाता है? हमारे को के बारे में मार्गदर्शन कराता है। ठीक है जी। हम बात कर रहे हैं आपसे किसकी? हम बात कर रहे हैं, देखिए कि आर्थिक भूगोल हमें जनसंख्या वितरण, जनसंख्या का बंटवारा, यानी आर्थिक भूगोल हमें जनसंख्या का बंटवारा यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैं पॉपुलेशन की यदि मैं आपसे बात करूं, यदि मैं जनसंख्या के वितरण की बात करूं कि आर्थिक भूगोल हमें जनसंख्या का वितरण कि स्थान विशेष पर जनसंख्या का स्थानीय फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर के आधार पर वहाँ का जनसंख्या का बंटवारा, यानी कहीं पर विरल जनसंख्या का पाया जाना, कहीं पर सघन जनसंख्या का पाया जाना, कहीं पर मध्यम जनसंख्या का पाया जाना, वो वहाँ के स्थान विशेष के किसके आधार पर निर्भर करता है? वो वहाँ के स्थान विशेष के
फिजिकल स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? वहाँ के फिजिकल स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है, ठीक है ना। वहाँ का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उस पर निर्भर करता है, ठीक है जी। आगे बात करते हैं कृषि। कृषि और कृषि की पद्धतियाँ कि कॉमर्शियल है, क्या बागाती है, क्या जीवन निर्वाह है, क्या पशुपालन और कृषि दोनों किए जा रहे हैं, तो क्या मिश्रित कृषि है। तो कृषि व्यापारिक दशाओं उसको किस कंडीशन के लिए किया जा रहा है वह कार्य, क्या वो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए किया जा रहा है, क्या वो व्यापार के लिए किया जा रहा है, या क्या वो फिर आजीविका निर्वाह के लिए किया जा रहा है। तो व्यापारिक दशाओं, उद्योगों का स्थानीयकरण कि एक स्थान विशेष पर ही उद्योगों की स्थापना क्यों की जाती है। स्थानीयकरण का मीन्स होता है कि किसी उद्योग की स्थापना किसी स्थान विशेष पर ही क्यों की जाती है। मान लीजिएगा मैं आपसे उदाहरण के तौर पर बात करूं कि जिस अंचल में हम रह रहे हैं ये एक सूखा प्रदेश है जिसको हम शुष्क प्रदेश कहते हैं। मान लीजिएगा हम राजस्थान प्रांत के, आपसे एक उदाहरण के तौर पर मैं बात कर रहा हूं आपसे कि इस सूखा प्रांत है तो ज़्यादातर जो उद्योगों का विकास भिवाड़ी अलवर की तरफ ही क्यों हुआ, जयपुर के आसपास में ही क्यों हुआ, क्योंकि उस स्थान विशेष पर उद्योग को स्थापित करने के लिए वहाँ का रॉ मटेरियल, वहाँ की कच्ची सामग्री जो उस उद्योग विशेष को स्थानीय स्तर पर ही प्राप्त हो जाती है। जैसे मशीनों का संचालन करने के लिए सस्ती जल विद्युत, स्वच्छ पानी की आपूर्ति, सस्ते और कुशल परिवहन के साधन, अच्छा प्रबंधन, सस्ता और प्रशिक्षित श्रम, ये आदि ऐसे फैक्टर हैं, ये आदि ऐसे कारक हैं जो एक स्थान विशेष पर उद्योग को स्थापित करने के लिए मजबूती प्रदान करते हैं। यदि ये उस उद्योग के लिए अनुकूल हैं तो उसी स्थान विशेष पर उस उद्योग का स्थानीयकरण होगा, क्योंकि ये सारे कारक उस उद्योग के अनुकूल हैं। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि एक उद्योग विशेष के पीछे या एक उद्योग की स्थापना के पीछे यदि हम बात करते हैं तो ये इस प्रकार के कारक वहाँ पर उसको मजबूती क्या कर रहे हैं, वहाँ पर उसको मजबूती प्रदान कर रहे हैं, ठीक है जी। विकास एवं यातायात के विभिन्न मार्ग, यानी विभिन्न प्रकार के यातायात के मार्ग जिसमें सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है, जल परिवहन है और वायु परिवहन और पाइपलाइन परिवहन है। उसका विकास और उनके प्रकार, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, उनका विकास एवं उनके प्रकार की बात कर रहा हूँ। विभिन्न मार्ग, श्रम का विभाजन, यानी श्रम का विभाजन, लेबर का जो है यानी वो डिवाइडेशन, क्या कौन सी श्रम प्राथमिक व्यवसाय कर रही है, कौन से श्रम द्वितीयक व्यवसाय कर रही है, कौन से मानव श्रम तृतीयक व्यवसाय कर रही है और कौन से मानव श्रम चतुर्थक और पंचम व्यवसाय में नियोजित है। तो उनकी समता के अनुसार श्रम का विभाजन भी होना अति आवश्यकता है, ठीक है जी। आदि के सुनियोजित ढंग से यानी बहुत प्लानिंग के साथ, बहुत अच्छे तौर तरीकों के साथ यानी सुनियोजित ढंग से संचालन एवं विकास के बारे में मार्गदर्शन देता है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल क्या देता है, यानी जनसंख्या के वितरण के बारे में, कृषि के बारे में, व्यापारिक कंडीशन के बारे में, यानी जो ट्रेड की जो कंडीशन है उनके बारे में, उद्योगों के स्थानीयकरण के बारे में, इसी के साथ साथ विकास के बारे में एवं यातायात के विभिन्न मार्गों के बारे में, श्रम विभाजन के बारे में, आदि का सुनियोजित ढंग से संचालन एवं विकास के बारे में मार्गदर्शन करवाने का कार्य किया जाता है। हम बात कर रहे हैं किसकी, उस मार्गदर्शन की और उस संचालन की जो आर्थिक भूगोल के द्वारा इस प्रकार का कार्य क्या किया जाता है, संचालित किया जाता है। आगे है
अतः मनुष्य के सामाजिक जीवन के सुनियोजित ढंग से, अतः मनुष्य के सामाजिक जीवन के सुनियोजित, यानी अतः मनुष्य के सामाजिक जीवन के सुनियोजित ढंग से संचालन के लिए मानव भूगोल संचालन के लिए मानव भूगोल, संचालन के लिए मानव भूगोल एवं अर्थशास्त्र दोनों का, के लिए मानव भूगोल एवं अर्थशास्त्र दोनों का सम्मिलित ज्ञान आवश्यक है। सम्मिलित ज्ञान आवश्यक है। कौन सा ज्ञान? सम्मिलित ज्ञान आवश्यक है। यानी जो सम्मिलित ज्ञान है वह सम्मिलित ज्ञान क्या है? वह सम्मिलित ज्ञान आवश्यक है। ठीक है ना? दोनों का जो सम्मिलित ज्ञान है, यानी एक तो किसका? एक तो सामाजिक जीवन के सुनियोजित ढंग से जो सोशल लाइफ है उसको प्लानिंग के साथ, उसको तरीके के साथ, यानी संचालन के लिए मानव भूगोल का और अर्थव्यवस्था का। क्योंकि जीवन को हम अच्छे ढंग से कब जी सकते हैं? जब हमारा अर्थ का पक्ष मजबूत होगा। तो अर्थ के पक्ष का हम अध्ययन कहाँ पर करते हैं? जो हमारा अर्थ का पक्ष है उस अर्थ के पक्ष का हम अध्ययन करते हैं अर्थशास्त्र में। अभी हम बात कर रहे हैं वितरण, उत्पादन, विनिमय और उपभोग आदि दोनों का सम्मिलित ज्ञान आवश्यक है। अर्थात अर्थशास्त्र का यदि मानव को अपने सामाजिक जीवन को सुनिश्चित ढंग से जीना है, बहुत ही अच्छे प्लानिंग के साथ जीना है, तो मानव को किसका ज्ञान आवश्यक है? मानव को अर्थशास्त्र का और अर्थशास्त्र के साथ साथ मानव भूगोल का, दोनों का ज्ञान अति आवश्यक है। तभी मानव अपने उस जीवन को बहुत अच्छी तरीके से जी सकता है। इस प्रकार अगला फैक्ट है, इस प्रकार दोनों विषय, इस प्रकार दोनों विषय एक दूसरे से क्या हैं? एक दूसरे से संबंधित हैं। इस प्रकार दोनों विषय यानी अर्थशास्त्र और भूगोल, इस प्रकार दोनों विषय एक दूसरे से, यानी एक दूसरे से क्या हैं? एक दूसरे से संबंधित हैं। अर्थशास्त्र यानी हम अर्थशास्त्र के बिना भूगोल की कल्पना नहीं कर सकते और भूगोल के बिना हम अर्थशास्त्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इस कारण से यानी हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये दोनों विषय एक दूसरे से क्या हैं? ये दोनों विषय एक दूसरे से संबंधित हैं। आज जो हमने जानकारी प्राप्त की है प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं कि मानव भूगोल का, कौन से भूगोल का? मानव भूगोल का
अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ हम क्या पढ़ रहे थे, मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ हम संबंध पढ़ रहे थे। जब मानव भूगोल का हम अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध पढ़ रहे थे, उसमें हमने जो पहला रिलेशन बिठाया है वह बिठाया है ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स के मध्य हमने जो संबंध स्थापित किया है, हम उसकी आपसे बात करना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से इन दोनों के मध्य एक दूसरे के मध्य संबंध है। तो हमने बात की कि मानव को अपने जीवन निर्वाह हेतु भौतिक एवं सांस्कृतिक तथ्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। मानव को अपने जीवन को चलाने के लिए, जीवन रूपी गति को आगे बढ़ाने के लिए मानव को भौतिक और जो सांस्कृतिक तथ्य हैं उन पर निर्भर रहना पड़ता है। अर्थात भौतिक एवं सांस्कृतिक तथ्यों की प्राप्ति उस वातावरण विशेष से प्रभावित होती है। यानी ये दोनों सांस्कृतिक और भौतिक तथ्य जिस वातावरण में मानव रहता है उस वातावरण से क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं। आप ध्यान रखिए, एक बार मैं रिपीटेशन में ला रहा हूँ। इन सभी तथ्यों को मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वातावरण को अनुकूल बनाने का प्रयास करता है। मानव की जिस प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं, मानव उस वातावरण को वैसे ही अपने क्या बना लेता है, अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करता है। यानी मानव की जिस प्रकार की आवश्यकताएं हैं तो उसी प्रकार से ही मानव ने इस वातावरण को, चाहे भौतिक वातावरण हो और चाहे सांस्कृतिक वातावरण हो, मानव ने इसको अनुकूल बनाने का क्या किया है, मानव ने प्रयास किया है। मानव के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ मानव का फिजिकली और मानव का मेंटली, दोनों विकास की मैं बात कर रहा हूँ, विकास के साथ साथ उसकी आवश्यकताएं की, जैसे जैसे मानव का शारीरिक और मानसिक विकास होता गया वैसे वैसे मानव की आवश्यकताएं भी परिवर्तित होती गई, नीड्स भी चेंज होती गई। यानी किस प्रकार से जो मानव की प्राइमरी नीड्स हैं, जिसमें रोटी है, कपड़ा है और आश्रय है, मकान है, उसका शेल्टर है, उसका सेटलमेंट है, यानी मानव की प्राथमिक आवश्यकताएं हैं जो देश काल एवं परिस्थिति के अनुसार सभी आवश्यक होते हैं। चाहे मानव किसी भी प्रांत में रहता हो, चाहे मानव कैसे भी समय में हो, चाहे मानव किसी भी कंडीशन में हो, यानी इनकी पूर्ति होना मानव के लिए अति आवश्यक है। प्रारंभिक काल में मानव आखेट, पशुचारण, लकड़ी काटना, खनन कार्य, पशुपालन एवं आदिम कृषि आदि का कार्य करता था। ये मानव के प्रारंभिक कार्य हैं जिनको आज हम प्राइमरी ऑक्यूपेशन में शामिल करते हैं, प्राथमिक व्यवसाय में शामिल करते हैं। मानव एवं मानव समुदाय की अनेक अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि आवश्यकताएं थी जो अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती थी। जो किस पर निर्भर करती थी? वहाँ की अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती थी। अर्थव्यवस्था का जो वैज्ञानिक, जो प्लानिंग के साथ जो स्टडी किया जाता है उसको अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु माना जाता है। इकोनॉमी, हम डेफिनेशन देखते हैं इकोनॉमी की, कोई स्थान है, कोई क्षेत्र हो सकता है, जन समुदाय के समस्त जीविका स्रोतों एवं आर्थिक संसाधनों का प्रबंधन, उनका मैनेजमेंट, उनका ऑर्गेनाइजेशन और उनका एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना, प्रबंधन को हम क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था के इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। विविध का मतलब वेरिएशन प्रकार के, अलग अलग प्रकार के आर्थिक पक्षों का भौगोलिक अध्ययन, यानी आर्थिक पक्षों का हम यहाँ पर कौन से अध्ययन की बात करते हैं? हम यहाँ पर भौगोलिक अध्ययन की बात कर रहे हैं। मानव की एक विशिष्ट शाखा जिसको हमने इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी कहा है, यानी आर्थिक भूगोल में किया जाता है। जब भौगोलिक अध्ययन को हम किसके साथ जोड़ दिए? आर्थिक पक्ष के साथ हमने जोड़ दिया। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का वितरण, उत्पादन, विनिमय व उपभोग को शामिल किया जाता है। आर्थिक भूगोल हमें जनसंख्या के वितरण का, कि किस स्थान विशेष पर किस प्रकार का जनसंख्या का वितरण है, कृषि का, इसी के साथ साथ व्यापारिक दशाओं का, उद्योगों का स्थानीयकरण, विकास एवं यातायात के विभिन्न मार्ग, श्रम का विभाजन आदि के सुनियोजित ढंग से संचालन एवं विकास के बारे में मार्गदर्शन करता है, हमारे को गाइड करने का कार्य करता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अतः
मनुष्य के सामाजिक जीवन के सुनियोजित ढंग से संचालन के लिए, अतः मनुष्य के सामाजिक जीवन का सुनियोजित प्लानिंग के साथ, यानी प्लानिंग के साथ उसका सामाजिक जीवन का संचालन के लिए मानव भूगोल एवं अर्थशास्त्र दोनों का सम्मिलित अध्ययन अति आवश्यक है। उन दोनों का सम्मिलित अध्ययन अति आवश्यक है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र भूगोल पर निर्भर है और भूगोल अर्थशास्त्र पर निर्भर है। दोनों विषय एक दूसरे पर क्या हैं? दोनों विषय एक दूसरे पर निर्भर हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हम अगली कक्षा में आपसे नेक्स्ट संबंध को आगे बढ़ाएंगे। किसके साथ? मानव भूगोल का हम बात करेंगे। इतिहास के साथ संबंध। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत मेरी ओर से धन्यवाद। आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं इसी शुभकामना के साथ। हेलो, सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज हमारी क्लास बीए पार्ट सेकेंड ईयर का हम जो कार्यक्रम स्टार्ट कर रहे हैं वह हमारा कार्यक्रम है मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध, जिसको हमने पिछली कक्षा में सामान्य परिचय के साथ यानी मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ जिस संबंध की हम बात कर रहे थे, उस संबंध में हमने सामान्य परिचय और हमने कुछ सामाजिक विज्ञानों के साथ हमने उसकी चर्चा कर ली थी। आज हम उसी ही टॉपिक को आज आगे गति देने जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मेरा मानना है कि आप सभी अपने घरों पर सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे, कुशल होंगे। यही शुभकामनाओं के साथ कि आने वाले समय में जैसे स्थितियां अनुकूल बनती हैं, उन्हीं स्थितियों के अनुकूलता के साथ साथ हम ऑफलाइन क्लासों से मैं आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए हम आपको बहुत ही यूजफुल वीडियो इस MCIT ग्रुप की ओर से आपको हम उपलब्ध करवा रहे हैं। तो ये मेहता ग्रुप जो आपको ऑनलाइन वीडियो उपलब्ध करवा रहा है, उनका आप समय समय पर वॉच करते रहे, क्योंकि यह वीडियो विषय अध्यापकों के द्वारा, जो अनुभवी विषय अध्यापक हैं उनके द्वारा काफ़ी मेहनत और काफ़ी लगन के साथ तैयार किए जा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जैसे ही आपको ऐप के माध्यम से यह वीडियो उपलब्ध होते हैं, आप ज़रूर इनको घर पर समय निकाल करके देखें और आपके लिखित के जो आपके नोट्स हैं, जो आपके यानी अच्छे और किसी रेफरेंस बुक का आपको ज़रूरत पड़े तो सहारा ले। मेरा मानना है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अन्य की ज़रूरत पड़ेगी। हम आपको इतना मैटर प्रोवाइड करवा रहे हैं, इतना यूजफुल मैटर दे रहे हैं, इतना सफिशिएंट मैटर दे रहे हैं कि इम्तिहान की दृष्टिकोण से बहुत ही आपके लिए आने वाले समय में यह मैटर उपयोगी साबित होंगे, यह वीडियो उपयोगी साबित होंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ आज मैं मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञान है उनके साथ में संबंध की आपसे जानकारी करना चाह रहा हूँ। एक बार पुनः मैं ओम प्रकाश आपके सामने उपस्थित हूँ। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं बीए पार्ट सेकेंड की। हम आपसे बात कर रहे हैं जो बीए पार्ट आपका सेकेंड है, इस सेकेंड ईयर की मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि हम बात कर रहे थे आपसे कि जो बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी हैं वह ध्यान दें हम आपसे जो बात कर रहे हैं बीए पार्ट सेकेंड है हमारे पास में। बीए पार्ट सेकेंड ईयर है, मैं आपसे बात करूं द्वितीय वर्ष है। हम उन विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं जो बीए पार्ट सेकेंड ईयर में हैं। जो हमारा प्रश्न पत्र चल रहा था वह हमारा प्रश्न पत्र था कौन सा? ह्यूमन ज्योग्राफी। कौन सी ज्योग्राफी थी? वह हमारे पास में आ रही थी ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी मानव भूगोल की हम आपसे बात कर रहे थे, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी है। हम आपसे बात कर रहे हैं
कौन सी ज्योग्राफी की? मानव भूगोल की। हम आपसे बात कर रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की। ह्यूमन ज्योग्राफी बीए पार्ट द्वितीय वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र है। यानी जो प्रश्न पत्र है, मैं उस प्रश्न पत्र की बात करूं तो ये हमारे पास में यह है प्रश्न पत्र। कौन सा है? ये सेकंड प्रश्न पत्र है। कौन सा प्रश्न पत्र है? यह सेकंड पेपर है। मैं इसकी आपसे बात कर रहा हूँ, इस सेकंड पेपर की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जो हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र है, हमारा चल रहा था कि मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध, यह हमारा टॉपिक था। इसको हमने आगे बढ़ा दिया था। आज हम सेकंड नंबर के क्रम पर बात कर रहे हैं, जो दूसरे नंबर का क्रम आ रहा है हमारे पास में। यदि मैं इस क्रम की आपसे बात करूं तो मेरे पास में जो क्रम आता है वह दूसरे नंबर का क्रम है। कौन से नंबर का क्रम है? मेरे पास में सेकंड नंबर का क्रम आता है। देखिए आप, यह है मानव भूगोल का इतिहास के साथ संबंध। मानव भूगोल का किसके साथ संबंध? मानव भूगोल का इतिहास के साथ संबंध की मैं बात कर रहा हूँ। किसका? मानव भूगोल एवं इतिहास। मानव भूगोल एवं इतिहास, ऐसे लिख लो, कैसे भी लिख लो। कुल मिला के हम बात कर रहे हैं उसी चीज़ की कि जो हमारे पास में जो संबंध स्थापित करना है, रिलेशन स्थापित करना है, मानव भूगोल एवं इतिहास। ऐसे लिख दूँ, मानव भूगोल एवं इतिहास। देखिए आप, बात करें हम ह्यूमन ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। हम बात करें कि मानव भूगोल और इतिहास के साथ संबंध, अर्थात मानव भूगोल का इतिहास के साथ में क्या संबंध है उसकी हम बात करते हैं कि जो इतिहास जो विषय है, इस इतिहास नाम के विषय के साथ मानव भूगोल का कौन सा संबंध है। उस हम रिलेशन की यदि आपसे बात करें, तिथियों के बारे में बात करें तो तिथि संबंधी जो हमारे को जानकारी उपलब्ध करवाता है, जो हमारे को तिथि संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है, वह विषय किसका है? वह विषय इतिहास का है। और उन तिथियों का जो कालक्रम के अनुसार हम अध्ययन करते हैं, जो प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया जाता है, वह प्लेटफॉर्म किसका है? वह प्लेटफॉर्म है हमारे पास में भूगोल का। अर्थात जो भूगोल है, उस भूगोल में, मानव भूगोल में हम बात कर रहे हैं, मानव भूगोल में यानी इतिहास का क्या संबंध है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इतिहास, यानी मानव भूगोल यानी इतिहास से किस प्रकार से अपना संबंध स्थापित रखता है, उन अध्ययन की हम बात करते हैं। ठीक है ना? हम फैक्चुअल चीज़ों की बात करते हैं। हम आपके पास में फैक्टों के साथ उपस्थित हैं। वन बाय वन हम फैक्ट का अध्ययन करते हुए चलेंगे। ठीक है ना? देखिए, मानव भूगोल, मानव भूगोल
मानव भूगोल, यानी हम आपके पास में किसकी बात कर रहे हैं, फैक्ट की बात कर रहे हैं। मानव भूगोल मानव सभ्यता के, मानव मानव भूगोल किसके, मानव भूगोल मानव सभ्यता के इतिहास का, सभ्यता के इतिहास का, इतिहास का अध्ययन भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में करता है। इतिहास का अध्ययन लिख लो पहले, अध्ययन भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में करता है। क्या करता है, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में करता है, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में करता है। देखिएगा आप, मानव भूगोल मानव सभ्यता के इतिहास का, यदि ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें, जो हमारा मानव भूगोल है, जो हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में शामिल है, यदि हम इसकी बात करते हैं आपसे मुख्य रूप से, तो इसकी यदि हम बात करें मानव भूगोल की, तो जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, जो मानव की सभ्यताएं हैं, मानव की सभ्यता का मीन्स हो गया कि मानव का जन्म कैसे हुआ, मानव का विकास कब से हुआ, किस समय में मानव का जन्म हुआ था, और मानव आज इस विकास की गति को यहाँ तक जो बढ़ा के लेकर के आ रहा है, मानव इस विकास को विकास करते करते आज यहाँ तक पहुँचा है, यानी इस इतने उन्नत जीवन तक पहुँच गया है, उसकी इतिहास का जो अध्ययन किया जाता है, मानव के जो सभ्यता का जो इतिहास है, मानव के जो आदिम जीवन का अध्ययन है, जो प्राचीन जीवन का जो अध्ययन है, जो एशियंट लाइफ थी मानव की, उसके बारे में जो हमारे को जानकारी प्रोवाइड करवाई जा रही है, उस जानकारी की यदि मैं आपसे बात करना चाहूँ तो यह है जानकारी भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में करता है। तो भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में कौन करता है, यदि मैं भौगोलिक परिप्रेक्ष्य की आपसे बात करूँ तो भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में करता है, अर्थात भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में करता है। भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में कौन करता है, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में इतिहास करता है। कौन करता है, इतिहास करता है, अर्थात मानव की प्राचीन जो जीवनी के बारे में, जो बायोग्राफी के बारे में जो जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है, उसकी जो मानव का जन्म कब से हुआ, मानव का जन्म किस स्थान पर हुआ, क्या मानव की वहाँ पर वो प्रॉपर रूप से जो प्राइमरी जो नीड्स थी, क्या वो मानव की पूर्ति हो रही थी, क्या वो ऐसा स्थान जो मानव के लिए अति अनुकूल स्थान था, जहाँ मानव का जीवन का जन्म हुआ, और जन्म होने के बाद में मानव आज इस उन्नत और संपन्न जीवन के रूप में शामिल हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि मानव भूगोल मानव सभ्यता के इतिहास का अध्ययन भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में करता है। यानी जो मानव की सभ्यता की, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन की जो जानकारी प्राप्त हो रही है, उसको इतिहास के संदर्भ में नहीं लेके जाता है। वो किस संदर्भ में लेके जाते हैं, वो ज्योग्राफिकल संदर्भ में लेके जाता है, वह भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में लेके जाता है। और भौगोलिक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में मानव भूगोल यानी उसका क्या करता है, मानव भूगोल उसका अध्ययन करता है। अगला फैक्ट है देखिए, अगला फैक्ट है कि किसी भी देश के इतिहास पर, किसी भी देश के इतिहास पर वहाँ के
कहाँ के? उस वातावरण के जिस वातावरण में मानव रहता है। भौगोलिक पर्यावरण एवं परिस्थितियों देखिएगा आप, हम अगले बात करते हैं कि किसी भी देश के इतिहास पर, यानी किसी भी देश के हिस्ट्री की यदि हम बात करें, यानी ऐसी घटनाएं जो आज के कई सालों पहले घटी थी और जिनकी जानकारी मानव पिछले दिनों से आज तक उन जानकारियों को जुटा रहा है और जुटाता रहा है। ठीक है जी। वहाँ के भौगोलिक पर्यावरण एवं परिस्थितियों का गहरा प्रभाव पड़ता है, यानी किसी भी देश के इतिहास पर वहाँ के भौगोलिक पर्यावरण एवं परिस्थितियों का गहरा प्रभाव पड़ता है। मैंने आपको क्या कहा था कि किसी भी देश का जो इतिहास है, हिस्ट्री है, उस पर वहाँ का ज्योग्राफिकल जो एटमॉस्फियर है और वहाँ की जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है उसका, उस पर गहरा, यानी उन परिस्थितियों का और उन भौगोलिक वातावरण का वहाँ के इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। देखिए, एक मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपके पास में मैं इसको व्याख्या सहित प्रस्तुत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, बात करें कि मानव की आदिम सभ्यता की जानकारी प्राप्त करनी है किसी स्थान विशेष की, तो मैं ये कहूँगा कि मानव का इतने साल पहले वहाँ उस स्थान पर जन्म हुआ था। जिस स्थान विशेष पर मानव का जन्म हुआ था, उस स्थान विशेष के बारे में मैं आपसे जानकारी करूं कि उस स्थान विशेष पर मानव को पास में ही ऐसा जल स्रोत, कोई स्टेबल यानी कोई झील थी या कोई रनिंग वाटर के रूप में कोई नदी वहाँ पर उपलब्ध थी। उस जलीय स्रोत से मानव को वहाँ जल की आपूर्ति होती थी। अर्थात इतने साल पहले, यानी 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 500 साल पहले, मैंने एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको पेश कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि वो वहाँ से जल की आपूर्ति होती थी। यानी मैं ये कहूँ कि साहब सन 1900 में वहाँ पर ऐसा उनको प्राप्त हो रहा था, तो सन 1900 की मैं बात करूँगा, केवल मैं सन 1900 की बात करूँगा तो ये हिस्ट्री का विषय हो गया। और जलापूर्ति जो मेरे पास में शब्दावली आई है, वोकैबुलरी आई है ज्योग्राफिकल, तो वो भूगोल के संदर्भ में हो गया। अर्थात इतिहास, अर्थात किसी भी देश के इतिहास, वहाँ के भौगोलिक पर्यावरण कि उस स्थान विशेष का ज्योग्राफिकल एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ की कंडीशंस कैसी हैं, यानी वहाँ के भौगोलिक पर्यावरण पर और भौगोलिक पर्यावरण के साथ साथ वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भूगोल के बिना इतिहास अधूरा है और इतिहास के बिना भूगोल अधूरा है। यानी एक दूसरे के ये पूरक विषय हैं, एक दूसरे से पूरक विषय हैं। यदि हमारे को भूगोल में, और वो भी मानव भूगोल शाखा में संपूर्णता लानी है, तो इतिहास के संबंध को मानव भूगोल के साथ सामंजस्य के रूप में अध्ययन करना ही पड़ेगा। ठीक है जी। इसके अलावा हम बात करें, यदि भूगोल में यदि इतिहास का अध्ययन करना, यदि इतिहास को अध्ययन करना है, तो इतिहास को यदि अपने विषय में संपूर्णता लानी है तो उसको भूगोल के साथ सामंजस्य बिठाना ही पड़ेगा, क्योंकि उस स्थान विशेष की जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, जो वहाँ का लोकेशन है, अक्षांशीय और देशांतरीय की मैं बात करूँ कि उस प्रांत में वह अंचल या वह क्षेत्र स्थित है उस महाद्वीप में, जहाँ महाद्वीप शब्द को काम में ले रहे हो, जहाँ प्रदेश शब्द को काम में ले रहे हो, तो ये तो ज्योग्राफिकल शब्दावली है, तो हम कैसे नकार सकते हैं
कि भूगोल में इतिहास का महत्व नहीं है और इतिहास में भूगोल का महत्व नहीं है। नहीं, हम नहीं नकार सकते, दोनों का अति गहरा संबंध है, भूगोल का इतिहास के साथ और इतिहास का भूगोल के साथ गहरा संबंध है। तो वहाँ के भौगोलिक पर्यावरण और वहाँ की परिस्थितियों पर, यानी वहाँ का इतिहास जो है, वहाँ का इतिहास है, वह इतिहास क्या होता है, प्रभावित होता है। क्या होता है? वहाँ का इतिहास प्रभावित होता है। अगला फैक्ट है, अगले फैक्ट की यदि हम बात करते हैं, मानवीय एवं प्राकृतिक पर्यावरण के, एक तो मानवीय और मानवीय के साथ साथ कौन सा मानवीय, एक तो मानवीय है और मानवीय के साथ साथ हमारे पास में कौन सा है, प्राकृतिक या भौतिक। पर्यावरण में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, यानी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही किसी देश के परिणाम स्वरूप ही किसी देश के इतिहास का निर्माण होता है। ठीक है जी, क्या होता है? देखिए कॉन्सेप्ट आपके पास में है, मानवीय एवं प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन के फलस्वरूप, यानी परिणाम स्वरूप या फलस्वरूप, एक तो कौन सा, एक तो मानवीय और दूसरा कौन सा, प्राकृतिक। एक तो मैं आपसे पर्यावरण की बात कर रहा हूं, मानवीय पर्यावरण, यानी मानव के द्वारा निर्मित किया जाने वाला परिवर्तन, जिसको मैं सांस्कृतिक पर्यावरण भी कह सकता हूं, जिसको मैं कल्चर एटमॉस्फेयर भी कह सकता हूं। अर्थात वह वायुमंडल या वह एनवायरनमेंट, यानी जो कल्चर एनवायरनमेंट है, जो मानवीय या सांस्कृतिक वातावरण है, जो मानव के द्वारा कृत्रिमता के साथ तैयार किया जाता है, मानव ने अपने श्रम की सहायता से, यानी जो इस प्रकार का वातावरण तैयार किया है, किस प्रकार का वातावरण तैयार किया है मानव ने, कि जो मानव ने अपने श्रम की सहायता से प्राकृतिक तत्वों में कृत्रिमता के दर्शन करवाए हैं, कृत्रिमता के प्रभाव को दिखाया है। इसी के साथ साथ प्राकृतिक पर्यावरण की ऐसी सुविधाएं, ऐसे कारक जो हमारे को प्रकृति के द्वारा प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। किसके द्वारा प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं? जो हमारे को प्रकृति के द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, उनको हम कुछ मॉडिफाइड करके, उनको हम हमारे अनुकूल उनको परिवर्तित करके, और हम उनको क्या कर रहे हैं, हम उनका यूज कर रहे हैं, हम उनको काम में ले रहे हैं। मैं इस प्रकार के उन कारकों के आपसे क्या कर रहा हूं, उन कारकों के मैं बात करना चाह रहा हूं, व्याख्या करना चाह रहा हूं कि मानवीय एवं प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन के स्वरूप ही, एक तो मानवीय पर्यावरण जो मानव के द्वारा तैयार किया गया, एक प्राकृतिक पर्यावरण, एक कौन सा पर्यावरण, एक प्राकृतिक पर्यावरण जो हमारे को इस नेचर ने प्रोवाइड किया है, इस प्रकृति ने उपलब्ध करवाया है। मैं उस पर्यावरण की आपसे प्यारे विद्यार्थियों बात करना चाह रहा हूं के परिणाम स्वरूप ही किसी देश के इतिहास का निर्माण होता है।
जब तक ये दोनों पर्यावरण, ये एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट नहीं मिलेंगे, मानव के द्वारा निर्मित और प्रकृति के द्वारा उपलब्ध करवाया गया एनवायरनमेंट, जब तक इन दोनों का योग नहीं होगा तो किसी भी देश का इतिहास बिल्ड नहीं होगा, यानी वहाँ का इतिहास का निर्माण नहीं होगा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसी देश के इतिहास का निर्माण हो। कब तक नहीं होगा? जब तक दो प्रकार के प्लेटफॉर्म नहीं मिलेंगे। एक तो कौन सा? एक तो ह्यूमन एनवायरनमेंट और दूसरा कौन सा? नेचुरल एनवायरनमेंट। क्योंकि मानव जगत के द्वारा ही पर्यावरणीय जगत के संसाधनों को कंज्यूम किया जाता है। यदि प्रकृति में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं, जो साधन हैं, जब तक मानव अपने आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए उन साधनों को काम में नहीं लेगा, तब तक वह मानव के लिए सांस्कृतिक संसाधनों में परिवर्तित नहीं होंगे। सांस्कृतिक संसाधनों में परिवर्तित तभी होंगे जब मानव उनको अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए कंज्यूम करेगा, उपभोग करेगा, उनका यूज करेगा, उनकी यूटिलिटी करेगा, तो ही वह संसाधन के रूप में, प्राकृतिक संसाधन के रूप में साबित होंगे। और इन दोनों का संयोजन ही किसका निर्माण करता है? इतिहास का निर्माण करता है। ठीक है ना। अगला फैक्ट है कई विद्वानों का तर्क है कि इतिहास इतिहास भूगोल के ज्ञान पर आधारित होता है। यानी कई विद्वानों का ऐसा लॉजिक आया, ऐसे फैक्चुअल चीजें सामने आई कि कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि इतिहास भूगोल के ज्ञान पर, कौन? इतिहास भूगोल के ज्ञान पर आधारित है। यह तो सही बात है कि जो प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है इतिहास नाम के विषय को, वह प्लेटफॉर्म, वह आधार किसने उपलब्ध करवाया है? भूगोल ने उपलब्ध करवाया है। इस चीज को तो हम नहीं नकार सकते हैं कि इतिहास जैसे विषय का यदि निर्माण हुआ है तो किन विषयों से या किस विषय से या किस शास्त्र से निर्माण हुआ है? यह निर्माण हुआ है भूगोल जैसे शास्त्र से, अर्थात भूगोल शास्त्र से जो निर्माण हुआ है। यदि मैं इसकी बात करूं कि कई विद्वानों का ऐसा तर्क है, कई विद्वानों का ऐसा लॉजिक है कि इतिहास का जो निर्माण हुआ है, अभी मैंने आपको क्या कहा था, यदि किसी स्थान विशेष की ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन कि वो स्थान उस महाद्वीप के उस प्रदेश में है, इस प्रकार की जो जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है, इस प्रकार की जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं, वह तो भूगोल का विषय तो है ना। हम कह रहे हैं कि साहब वहां पर उस सभ्यता का विकास हुआ। अरे सभ्यता सब तो इतिहास का है, लेकिन सभ्यता स्थित कहाँ पर है? सभ्यता का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार कहाँ पर है? वहां पर पहले कौन सी नदी बहा करती थी? वो किस प्रकार का मानव था? कौन सी प्रजाति का मानव था? इस प्रकार की जानकारी जो मिलती है वो कौन देता है? ये तो भूगोल ही तो देता है ना। तो हम ये कैसे नकार सकते हैं कि भूगोल के बिना इतिहास का विकास हो गया? नहीं, यानी भूगोल से ही किसका निर्माण हुआ है? इतिहास जैसे विषय का निर्माण हुआ है। अगला फैक्टर है
अगला फैक्ट है जो हमारे पास में अगला फैक्ट आ रहा है, यदि मैं उसकी आपसे बात करना चाहूं, वो ये कहना चाह रहा है मानव भूगोल के बारे में कि वातावरण की अनुकूलता, वातावरण की अनुकूलता, किसकी अनुकूलता? यानी वातावरण की अनुकूलता, वातावरण की अनुकूलता उस प्रदेश विशेष का इतिहास